was down, and I got another one. I'll never miss. तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुइस के एपिसोड नंबर 14 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि मॉर्गन एज को छुड़ाने के चक्कर में लेस्ली लार गिरफ्तार हो चुकी है और मॉर्गन एज अपने पास को याद करते हुए इस डिसीजन पे पहुंचता है कि उसके पिता का ही रास्ता आखिरी रास्ता है। और सुपरमैन और डीओडी के बिछाए हुए जाल से निकलने के बाद वो सूरज की गर्मी और रेडिकेटर की एनर्जी को सोखते हुए खुद ही रेडिकेटर बनने की प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है। और इधर लाना और काइल इस माहौल से इतनी ज्यादा तंग आ चुके हैं कि वो एक नई शुरुआत करने के लिए इस शहर को छोड़कर जाना चाहते हैं। और इधर किसी ने जर्नलिज्म का पाठ पढ़ाते हुए लुइस लेन को कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर दिया है जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। और अब इस एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि लुइस लेन और क्रिसी का ये धमाका कितना शोर मचाने वाला है और मॉर्गन एज एरेडिकेटर बनने के बाद कौन सी तबाही मचाने वाला है और उसका ये नया प्लान पूरी तरह से कामयाब होता है या एक बार फिर सुपरमैन और जॉन मिलकर उसे रोक पाते हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत क्लार्क फैमिली से की जाती है और जॉर्डन अपनी फैमिली से बातचीत करते हुए उन्हें ये हिंट दे देता है कि लाना और काइल इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं। और जब जॉर्डन सारा से मिलने के लिए या उसके पास जाने के लिए जिद करने लगता है तो उसकी मॉम जॉनथन को भी ले जाने की रिक्वेस्ट करती है और जॉनथन उन्हें मना करते हुए बताता है कि वो जॉन हेनरी आयरन के साथ कुछ अच्छी चीजें सीख रहा है जो हमें भविष्य में जाकर मदद कर सकती है। और जब क्लार्क उससे ओपन हाउस के बारे में बातचीत करता है तो वो उसे बताती है कि मॉर्गन एज के जाने के बाद ये शहर उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है और यहाँ के लोग भी मॉर्गन एज के जाने के बाद जॉब क्राइसिस से जूझ रहे हैं और डीओडी के रहने की वजह से भी उनकी कोई भी मदद नहीं हो रही है। और तभी क्लार्क को पता चलता है कि किसी के आर्टिकल की वजह से उसके डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। Hostage? You know about this? और सैम उससे पूछता है कि जब तुम्हें ये मालूम था कि क्रिसी ये रिपोर्ट छापने वाली है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो लुइस लेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा अच्छे मुद्दों को उठा रही थी और मैं उसे उसकी जॉब करने से रोक नहीं सकती हूँ। और सैम उसे जवाब देता है कि वो उन लोगों पे आवाज उठा रही है जो उसके शहर को और उस शहर के लोगों को बचा रहे हैं। That might be a little hyperbolic. और क्लार्क भी अपने जवाब से आग में घी का काम करता है और लुइस लेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि डीओडी इस शहर पे 1 महीने से कब्जा करके बैठी है और यहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि डीओडी यहाँ से कब जाने वाली है। और सैम उसे जवाब देता है कि जब मुझे लगेगा कि यहाँ पे सब कुछ सेफ हो चुका है, लेकिन मैं लोगों से ये नहीं कह सकता हूँ कि मॉर्गन एज हमारी फैसिलिटी से भाग चुका है, नहीं तो इस खबर को सुनने के बाद यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी। और मैंने इसी वजह से टाउन हॉल में एक मीटिंग रखी थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त के कारनामे की वजह से उन्हें झेलना और उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और जब उनके सवाल ज्यादा बढ़ेंगे तो उनका शक हमारी फैमिली पे जाएगा। Is that really what this is about? Now you questioning my motives? और सैम उससे आईना दिखाते हुए पूछता है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को बचा रहा हूँ या फिर दुनिया को बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम इस मामले को समझ रही हो। Dad, I'm sorry. Done here. और फिर क्लार्क अपने दोस्त के घर पे दस्तक देती हुई और उससे बातचीत करते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि वो इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकती है। और लाना उसे हकीकत बताते हुए बताती है कि अब ये शहर वो शहर नहीं रहा है जहाँ लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। और क्लार्क के समझाने के बावजूद भी वो उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि अब हम लोग फैसला कर चुके हैं और हम इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं। और इधर सारा जॉर्डन से बातचीत करते हुए ये बताती है कि इस शहर में लोग आसानी से मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा शहर है और उनका घर ये इतनी जल्दी बिकने वाला नहीं है। और अगर मेरे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि इस जगह को छोड़ने से उनके सारे मसले खत्म हो जाएंगे तो वो बिल्कुल गलत है। और जब दोनों बातचीत करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं तो उसकी छोटी बहन उसे देख लेती है। Shut up, Sophie. और इधर जब जॉन और उससे फिर से कुछ सीखने की कोशिश करता है तो जॉन उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम अभी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा छोटे हो और तुम्हें बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और जब लुइस क्रिसी के पास आती है तो क्रिसी उससे बातचीत करते हुए बताती है कि वो अपने प्रेस को किसी को बेच रही है और लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हो और अगर तुम इस कंपनी को किसी को बेच देती हो तो वो सिर्फ इससे पैसा कमाने की सोचेगा और ना ही उसे यहाँ के लोगों की पड़ी होगी और ना ही न्यूज की। और क्रिसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहे हैं और मॉर्गन एज के कारनामे के बाद ना ही लोग अखबार पढ़ना चाहते हैं
और ना ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर आज गैजेट और ये कंपनी हार मान गई तो मॉर्गन जीत जाएगा। और क्रिसी उसे जवाब देते हुए बोलती है कि Sometimes there aren't winners, just losers. और अगर मैंने इस ऑफर को अभी नहीं लिया तो 1 महीने के अंदर ही पानी सर से ऊपर चला जाएगा और मेरे पास इसके अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। और इधर मॉर्गन एज से रेडिकेटर बनने की प्रोसेस को पूरा कर लेता है और आवाजें उसे बताती हैं कि क्रिप्टॉन के दोबारा पैदा होने का समय आ चुका है। और इधर हम देखते हैं कि जॉर्डन, जॉनथन और सारा जब कॉफी हाउस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके दोस्त उनसे बातचीत करते हुए उन्हें बताते हैं कि सभी कॉलेज के स्टूडेंट मिलकर शाम को पार्टी कर रहे हैं और उन लोगों को भी शामिल होने का इनविटेशन देते हैं। और सारा उन्हें बताती है कि वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकती है क्योंकि उसके पार्टी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी आने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि लुइस लेन और क्लार्क लाना के बारे में बातचीत करते हुए टाउन हॉल में पहुंच जाते हैं और वहां पे हंगामे को देखकर हमें पता चल जाता है कि क्रिसी या लुइस लेन का आर्टिकल कितना धमाका मचा चुका है। और मेयर के समझाने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और एक एक करके जनरल के ऊपर सवाल दागने लगते हैं। और जब क्रिसी उससे पूछती है कि मॉर्गन एज आपकी कस्टडी में है या नहीं तो जनरल के जवाब देने से पहले लुइस लेन टपक पड़ती है और उन्हें बताती है कि मॉर्गन एज डीओडी की फैसिलिटी से भाग चुका है। और जब क्रिसी उससे पूछती है कि हमें इस चीज को लेकर डरना चाहिए तो जनरल उसका जवाब देते हुए बताता है कि जब तक मॉर्गन एज पकड़ नहीं जाता है तब तक आप लोग इस चीज को लेकर इस बारे में सोच सकते हैं। और डीओडी हर एक संभव कोशिश कर रहा है कि वो इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आप लोगों से दूर कर सके। और तभी डेरेक पॉल की माँ आंख में घी का काम करते हुए वहाँ पे टपक पड़ती है और उन्हें बताती है कि ये आदमी जो कुछ भी कह रहा है उस पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और डीओडी तब से हमसे झूठ बोल रहा है जब से मेरा बेटा मारा गया है और मेरे पास इसका प्रूफ है। और जब वो अपने बेटे के बारे में बताते हुए डीओडी की पोल खोल रही होती है तभी उन्हें खबर आती है कि मॉर्गन एज ने डीओडी पे हमला कर दिया है और जनरल को ना चाहते हुए भी इस वार्ता को बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। और इधर हम देखते हैं कि मॉर्गन एज अपनी ताकत दिखाते हुए सारे सिपाहियों का काम तमाम करते हुए लेस्ली लार को छुड़ाकर ले जाता है। और जब जनरल और लुइस बहस कर रहे होते हैं तो सुपरमैन वहां पे दस्तक देते हुए बताता है कि मॉर्गन एज का स्मॉल वैली में कहीं भी अता पता नहीं है। और जॉन वहां पे दस्तक देते हुए बताता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं मेट्रोपोलिस में अपने कारनामे को अंजाम देंगे। और लुइस लेन के रिक्वेस्ट करने पर और समझाने पर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वहाँ पे दस्तक देने पे उन्हें पता चलता है कि मॉर्गन एज हवा में उड़ रहा है और लेस्ली लार जमीन पर उन्हें देख रही है। और सुपरमैन मॉर्गन एज को देखकर समझ जाता है कि वो जिस मॉर्गन एज को जानता था वो ये मॉर्गन एज बिल्कुल भी नहीं है। और इधर लाना सारा को बताती है कि उसके पिता के दूसरे शहर में जॉब लग चुकी है और वो लोग इस शहर को छोड़कर जाने वाले हैं। और जब सारा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग इस टाउन को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो लाना और काइल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये शहर अब हमारे रहने के लायक नहीं रहा है और हमें हर हाल में इस शहर को छोड़कर जाना होगा। और सारा उनके इस डिसीजन को सुनने के बाद उनसे गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। और जब सुपरमैन और जॉन वहां पे दस्तक देते हैं तो लेस्ली उन्हें बताती है कि इस खेल में तुम्हारे दोस्त की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब सुपरमैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो तो लेस्ली लार उसे जवाब देते हुए बताती है कि तुम जिस शहर के सबसे पहले चैंपियन बने थे उसी का सबसे पहले गिनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुपरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस शहर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे साथी पहले ही खत्म हो चुके हैं और तुम्हारे हाथ से रेडिकेटर भी जा चुका है। और जब सुपरमैन टाल को समझाने की कोशिश करता है तो लेस्ली उसे बताती है कि यहाँ पे कोई भी टाल रोड नहीं है। और फिर जॉन को पता चलता है कि मॉर्गन एज के साथी भी आ चुके हैं और मॉर्गन एज उन्हें ऑर्डर देते हुए इस शहर को घुटने पे लाने को बोलता है। और फिर सुपरमैन एज पे ध्यान देने को कहकर उनसे निपटने के लिए चला जाता है। और लेस्ली लार भी जॉन को अपनी ताकत दिखाती है और फिर लेस्ली लार और जॉन हेनरी आयरन में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। और लुइस लेन सबको समझाते हुए सब लोगों को छुपने को बोलती है। और हम देखते हैं कि मॉर्गन एज का कहर शुरू हो जाता है और सुपरमैन एक एक करके उनसे निपटने लगता है। और जब लेस्ली लार उससे लड़ते हुए उस पे घूंसे बरसाने लगती है तो जॉन अपनी ताकत दिखाते हुए उसे दूर फेंक देता है। और जब वो अपनी हैमर को ले नहीं पाता है तो वो दोनों मिलकर उस पे हमला बोल देते हैं। और इधर सारा जॉर्डन के पास पहुंचकर उसे ये बताती है कि वो लोग इस टाउन को छोड़कर जा रहे हैं। और तभी न्यूज पे मॉर्गन एज के कांड का उन्हें पता चलता है।
और इधर लुइस लेन टावर पे जाकर और अपने दोस्त से बातचीत करने के बाद एंकरिंग या अपना काम शुरू कर देती है और उसके बच्चे भी उसी न्यूज को देख रहे होते हैं। और इधर जहां सुपरमैन मॉर्गन एज के सब्जेक्ट का सफाया करने में लगा हुआ होता है, वही लेस्ली लार्ड जॉन को छोड़कर चली जाती है। और जब लुइस लेन का काम तमाम करने वाली होती है, जॉन अपने हथौड़े को फेंक कर उसको इस दुनिया में मरने से बचा लेता है। और सुपरमैन को बताता है कि लेस्ली लार्ड के साथ साथ एक आदमी को भी मारकर गिरा दिया है। और लुइस लेन अपने आप को संभालने के बाद अपने न्यूज को खत्म करती है और सुपरमैन भी सभी का काम तमाम करके मॉर्गन एज से भिड़ने के लिए आ जाता है। Let's finish this. और जब वो दोनों उसके ऊपर हमला करते हैं और जब वो लोग अपने आप को संभालने के बाद देखते हैं तो मॉर्गन एज वहां से गायब हो चुका होता है। और जनरल जॉर्डन और जॉनथन को खोजने के बाद उनकी पार्टी में खलल डालते हुए वहां पे दस्तक दे देता है और जॉर्डन के रिक्वेस्ट करने पर वो सारा को भी अपने साथ ले जाता है। Of course. Come on. और इधर जब सुपरमैन लेस्ली लार्ड से मॉर्गन एज और रेडिकेटर के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो उसे बताती है कि तुम हमेशा ही मॉर्गन एज से एक कदम पीछे रहते हो। और जब तीनों बातचीत करते हुए इस बात को मानते हैं कि मॉर्गन एज रेडिकेटर बन चुका है तो लेस्ली लार्ड उनके डाउट को क्लियर करते हुए बताती है कि वो क्रिप्टॉन को इस धरती पे फिर से बसाने वाला है। और इधर हम देखते हैं जब जन उन तीनों को घर ले जा रहा होता है, मॉर्गन एज उनका रास्ता रोकते हुए दस्तक दे देता है। और जब वो लोग सुपरमैन को बुलाने के लिए ईएलटी मशीन को खोजने लगते हैं वो उनके पास नहीं मिलता है। और सैम इस बात को जानने के बाद जॉनथन को बंदूक का लोकेशन बताते हुए और मॉर्गन एज पे निशाना साधते हुए उसे मारने को बोलता है। और जॉनथन जैसे ही फायर करता है मॉर्गन एज वहां से गायब हो जाता है। और फिर मॉर्गन एज जॉर्डन को कार से निकालने के बाद और जॉर्डन के आई लव यू बोलने के बाद उसे सारा के आंखों के सामने से ले जाता है। और जॉनथन उसे समझाते हुए और काम डाउन करते हुए उसे उसके डैड को बुलाने को बोलता है। और जब सैम के कहने पर और एएलटी मशीन को खोजने के बाद उसे दबाता है तो सुपरमैन को इस बात का एहसास होता है कि उसके बेटों की जान खतरे में है। और जब वो वहां पे पहुंचता है तो जॉनथन के बताने से उसे सारी हकीकत मालूम पड़ती है। और इधर मॉर्गन एज जॉर्डन को आसमान की सैर कराने के बाद उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में ले आकर पटक देता है। और जब जॉर्डन उससे डरते हुए पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो तो मॉर्गन एज अपना खेल शुरू करते हुए उसे अपने डैड में बदलने लगता है। और जॉर्डन के लाख चीखने के बावजूद सुपरमैन को उसका कोई भी पता नहीं चलता है। और लुइस लेन के पास दस्तक देते हुए उसे जॉर्डन के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। Go find him! Lois, I looked everywhere. He's gone. He's gone. What are we gonna do? I don't know. और इधर मॉर्गन एज अपना खेल शुरू करते हुए जॉर्डन को अपने पिता में तब्दील कर देता है। Well done, my son. Let's begin. और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।